नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी 3.0 की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल है। आइए हम लोग अपनी वीडियो की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर या हमारे संविधान पर जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर हम लोग इस श्रृंखला के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो आज की हमारी श्रृंखला है, वो संविधान में अनुसूची एवं जो संविधान के अनुच्छेद हैं उन पर बेस्ड रहेगी, जैसा कि आपको सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो इन्हीं में से हम कुछ पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। आपको पता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है शक्तियों का विभाजन शीर्षक से जो है प्रावधान दिए गए हैं। इसमें आप सभी को ज्ञात है कि 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिन्हें हम लोग क्रमशः संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, यानी कि जिसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट और दूसरे वाले को स्टेट लिस्ट और तीसरे वाले को कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब उन्हीं सूचियों में जो मुद्दे दिए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न इस श्रृंखला में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आर्थिक नियोजन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो आप सभी को ज्ञात है कि आर्थिक नियोजन को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में या किसी भी देश में जो आर्थिक क्रिया से संबंधित योजनाएं बनाई जाएंगी वो सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी। यानी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो एक प्रकार से सामाजिक लोकतंत्र, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सभी को पता है। तो अब इस प्रश्न में पूछा ये जा रहा है कि जो आर्थिक नियोजन है वो भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो आपको इस प्रश्न में थोड़ा सा अच्छे से सोचना चाहिए कि अब आर्थिक नियोजन पर हमारी केंद्र सरकार भी कानून बनाती है या योजना बनाती है, और दूसरी हमारी जो है राज्य सरकार भी जो है योजना बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक, तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची, जिसे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अगर इससे संबंधित कुछ और बात किया जाए तो आपको पता है कि जो हमारी समवर्ती सूची हैं उसमें से आपको एंट्रीज दी गई हैं। तो इसमें जो एक एंट्री है जिसका नाम है, मैं लिख देता हूँ, एंट्री नंबर है 20। तो इस एंट्री नंबर 20 में जो है इस तरह के प्रावधान हैं कि जो आर्थिक नियोजन है या आर्थिक आयोजना है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगी। और आपको पता है कि इस आर्थिक नियोजन के लिए ही पूर्व में योजना आयोग, और जिसे अब वर्तमान में समाप्त कर आपको पता है कि थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। देखिए, प्रश्न का शीर्षक ठीक पूर्ववर्ती प्रश्न के समान ही है, किंतु इस प्रश्न में ऑप्शन आपके बदल दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में पहला ऑप्शन है पुलिस, दूसरा ऑप्शन है रेडियो और टेलीविज़न, तीसरा ऑप्शन है आपराधिक मामले और चौथा ऑप्शन है विदेशी मामले। अब इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है कि पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको, पब्लिक ऑर्डर जिसे कहते हैं, उसको जो है बनाए रखने का काम राज्य सरकार का होता है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार तो पुलिस
जो है वो समवर्ती सूची में आएगा नहीं। अब दूसरा जो है आपराधिक मामले। अब आपको पता है कि आपराधिक मामले के अंतर्गत कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। अब आपराधिक मामले में जैसे मैं अगर आपको एक कानून के बारे में बताऊं जिसका नाम है SC और ST एक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट में SC और ST एक्ट कहते हैं। तो अब ये जो SC और ST एक्ट है इसको एट्रोसिटीज़ एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट को भारत सरकार द्वारा या हम कहें भारतीय संसद के द्वारा इनएक्ट किया गया है। इसके अंतर्गत आपको पता है कि जो भी SCs और STs समुदाय हैं उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार या हिंसा होती है उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख या उससे संबंधित दंडों का उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है। अब इसी प्रकार से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा एक हरिजन एक्ट नाम से जो है एक कानून बनाया गया। वो भी जो है जो SCs खास तौर पर हैं उन पर जो भी हिंसा हो या जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार होते रहे हैं, ठीक, तो वो किसी भी तरह की उनके साथ हिंसा हो तो उससे संबंधित या उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह कानून को लाया गया था। तो अब जो अपराध हैं आपको इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो अपराध हैं वो उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और उस पर राज्य भी कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपराधिक मामले हैं उस पर वो समवर्ती सूची का विषय हो जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो रेडियो और टेलीविज़न ये आपके केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय है। इसके अलावा जो आपके विदेशी मामले हैं वो आपके फॉरेन अफेयर्स जिनको हम कहते हैं, तो आपको पता है वो संघ का उस पर एकाधिकार होता है। जो भी हमारे देश के साथ दूसरे देशों के साथ जो भी संबंध बनते हैं वो सब उत्तरदायित्व जो है केंद्र सरकार के पास होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ये भी प्रश्न ठीक उसी तरह से है जैसे हमने पूर्व में प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है पुलिस और चौथा है रक्षा। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं इसमें आपसे कि जो कृषि है, कृषि को जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है, तो इसलिए समवर्ती सूची में तो ये आएगा नहीं। अब दूसरा है जो है वहीं पर शिक्षा। तो शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये जानना आपको होगा कि जो शिक्षा है वो प्रारंभ में जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो वो राज्य सूची में रखी गई थी, लेकिन शिक्षा के महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शिक्षा को, जो कि आपको पता है 1976 में हुआ था, इस अधिनियम से या इस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। अब वहीं पर बात किया जाए पुलिस की, तो पुलिस जो है आपकी वो राज्य का उस पर एकाधिकार होता है। हालांकि कुछ मामलों में अपवाद हो जाता है, जैसे अभी आपको पता है कि रिसेंट में एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है आर्टिकल 355 को इम्पोज कर दिया गया है, तो उसमें वहाँ की जो भी लोक व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली गई है। और अगला है डिफेंस। तो डिफेंस जो है वो भी सेंट्रल लिस्ट के मतलब सेंटर के हाथ में होता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शिक्षा प्रारंभ में अगर देखा जाए तो राज्य सूची का विषय थी, लेकिन शिक्षा के महत्व को देखते हुए जो है इसे क्या किया गया कि इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में
कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है आपके सामने कुछ युग्म दिखाए गए हैं और इनमें पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब 3 सही सुमेलित होंगे, एक सही सुमेलित नहीं है, जिसके बारे में हमें बताना है। तो अब अगर बात करें सबसे पहले वन की, तो वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। क्यों, आपको पता होगा वन के बारे में कि जैसे हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जिसको हम लोग वन्य जीव अधिनियम 1972 कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि नेशनल पार्क वगैरह जो कि जीवों के इन सिटू कंजर्वेशन में आता है, उसको घोषित किया जाता है। तो उसको घोषित करने के लिए जो है आपको पता है कि राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। तो इस प्रकार से जो वन है और वनों को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ शेयर बाज़ार, तो शेयर बाज़ार जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि शेयर बाज़ार जो हमारे यहाँ का होता है, शेयर बाज़ार में आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, ये दोनों केंद्र के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यह केंद्र की जो सेबी संस्था है वो इनका देखरेख करती है। तो इस प्रकार से जो शेयर बाज़ार है वो आपकी समवर्ती सूची में नहीं आता, राज्यों का कोई उस पर नियंत्रण नहीं है। अगला है डाकघर बचत बैंक। तो ये आपको ज्ञात है कि ये संघीय सूची का विषय है। डाकघर जो भी हैं आपके वो संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से जो जन स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची जो है मतलब जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सही सुमेलित हो गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमें सुमेलित करके बताना है। तो सुमेलित करने के लिए हम लोग इसको सुमेलित कर लेंगे आराम से। अब देखिए इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसको जो है जैसे केंद्र सूची की अगर हम बात करें तो केंद्र सूची के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे केंद्र सूची के अंतर्गत अगर मैं कहूँ आपसे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, तो ये केंद्र सूची ना होकर के ये जो है आपके समवर्ती सूची का भाग है। ये किसका भाग है? समवर्ती सूची का। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून जैसे इससे संबंधित जो नीति है वो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हो चुकी है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन केंद्र की सरकार द्वारा जो है नियोजित किया जाता है। आपने ये भी सुन रखा है कि जब 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी इम्पोज हुई थी तो उस टाइम पर जो हमारी सरकार थी उसने परिवार नियोजन को तेज़ी से आगे बढ़ाया था। ठीक, तो इस प्रकार से जो जनसंख्या नियंत्रण है परिवार नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। और वहीं पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो ये आपके जो है राज्य सूची का विषय हो जाता है। अभी मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब अगला है वहीं पर जनगणना। तो आपको पता है कि जनगणना केंद्र सरकार द्वारा ही कराई जाती है, ना कि राज्य सरकार द्वारा कराई जाती है। और लास्ट में बच जाता है अवशिष्ट विषय, जिसे रेसिडुअल पावर कहते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो आपके अवशिष्ट विषयों से संबंधित विषय है। तो इस तरह से हमने ये सही सुमेलित कर दिया है। आप भी इसको अपने हिसाब से सही सुमेलित कर लेंगे। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये उससे संबंधित कूट दिए गए थे और अगर आंसर निकालना चाहें तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें जो है बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो इसमें तमाम प्रावधान ये दिए हुए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन से प्रावधान शिक्षा पर जो है प्रभाव डालते हैं। ठीक, तो इसमें से अगर मैं बात करूं आपके तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व, इसमें जो आपके शिक्षा का प्रावधान दिया हुआ है, अगर इसमें मैं बात करूं तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है 6 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको
राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान किए जा निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद अगला है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी जो है शिक्षा में अपना योगदान देंगे। तो इस प्रकार से ये भी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर 5वीं अनुसूची। अब 5वीं अनुसूची में आपको पता है कि जो हमारे अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक, तो ये जिनको हम लोग ATMM के नाम से जानते हैं, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, तो इन क्षेत्रों को छोड़ करके जो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ की जो शिक्षा है वो आपको पता है कि स्थानीय निकायों द्वारा वहाँ के जो है उससे उनको संचालित किया जाता है। तो 5वीं अनुसूची में भी जो है प्रावधान है। इसी तरह से 6ठी अनुसूची जो कि ये ATMM हमने लिखा है, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इससे जो ये शेष रह जाते हैं इनकी भी जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं उनको भी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत उनकी भी शिक्षा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि डिवीज़न ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लेख किया गया है, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे के सारे प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में जो कि शिक्षा इसके अंतर्गत आएगी। तो ये सभी के सभी प्रावधान शिक्षा से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो अब आपको मैं बता दूं, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक तरह का ऐसा कानून है जिसमें अगर कहा जाए तो जो भी पार्टियां जैसे जीतती हैं, जीतने के बाद में आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती थी और कोई भी जिसका मन जहां होता था, मैं सपोज़ दैट आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक पार्टी ए है, एक पार्टी है बी। तो अब ए पार्टी का कोई मेंबर किसी अमुख क्षेत्र से जीता। अब वो जो है बी पार्टी जो है अपनी सरकार, मान लो उसके पास 2 विधायक या 2 सांसद कम पड़ रहे थे, तो वो क्या करता था, जो बी पार्टी है उसको ऑफ़र देती थी और जो है पैसा देती थी और वो कूद करके बी पार्टी के साथ में हो जाता था। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चल रही थी। इसको रोकने के लिए आपको अगर मैं बताऊं तो इसको रोकने के लिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है लाया गया और इस कानून में जो है ये प्रावधान किया गया कि अब जो भी लोग मतलब किसी दूसरे दल में जाएंगे, मान लो जीता उन्होंने ए दल से है और चले गए वो बी दल से, तो उनकी सदस्यता जो है रिक्त हो जाएगी। तो इस तरह के इससे जो है मतलब जो 10वीं अनुसूची है इसको शामिल किया गया और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐसा किया गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। तो अब उसके बाद में कुछ समय के बाद ज़रूरत पड़ी तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मैं लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जो है इसमें कुछ संशोधन किया गया और इसमें संशोधन करके जो है ये लगभग कह दिया गया कि जो 2/3 सदस्य हैं जब तक वो नहीं शामिल हो जाते दूसरी पार्टी में, तब तक जितने भी सदस्य शामिल हुए हैं उन सब का चुनाव निरस्त हो जाएगा या वो सब के सब अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये प्रावधान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है 10वीं अनुसूची। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया। अब देखो क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें लैंग्वेज मतलब पूछने का तरीका ढंग बदल दिया गया है। तो इसका भी वही जवाब है,
इसका भी सही जवाब है 10वीं अनुसूची। इसमें भी अलग से कुछ व्याख्या करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो मैं अगर कहूँ कि 10वीं, अभी मैंने बताया आपको 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है। अब ये भी प्रश्न सेम है, लेकिन इसमें पूछने का तरीका, ढंग वो चेंज कर दिया गया है। अब इसमें ऑप्शन भी बदल दिए गए हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा से है, तो ये बिल्कुल गलत है। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, ये भी सही नहीं है। ये आपको पता है कि एक प्रावधान आपका अनुसूची 5 में है, दूसरा आपका अनुसूची 6 में है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन से, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक, तो वो भी इसमें नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माफ़ी चाहूँगा, हमारे प्रश्नों की श्रृंखला संपन्न हो चुकी है यहीं पर, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आपके जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कहीं का भी पीसीएस हो, वो सभी के सभी प्रश्न इस श्रृंखला के अंतर्गत डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।